विचार चल रहा था प्रेरणार्थक निजंत प्रत्यय। तो उसमें दो कर्ता बताए थे, एक प्रयोजक कर्ता और एक प्रयोज्य कर्ता। प्रायः प्रयोज्य कर्ता की तृतीया विभक्ति होती है, लेकिन कुछ स्थल ऐसे हैं कि जहां पर प्रयोज्य कर्ता की द्वितीया विभक्ति होती है। तो वो स्थल भी बताए, उदाहरण भी बता दिए थे। बहुत सारी चर्चा इस विषय पर हो गई। कुछ उदाहरण घर से करने के लिए दिए थे। उन उदाहरणों का चिंतन करते हुए फिर आगे का विषय देखते हैं। तो कल उदाहरण दिए थे, वाक्य दिए थे। क्या था वो वाक्य? पहला, काम कर्म करह, संस्कृत में दिए थे ना? क्या कर्म करह रात्रौ क्षेत्रे अटति। हाँ, तो प्रयोजक कर्ता कौन लिया? स्वामी। हाँ बोलिए भाई, एक एक। आटयति मिला। स्वामी कर्म कर्म करने वाले को रात्रि में क्षेत्र में क्या करता है? घुमाते हैं। स्वामी घुमाते हैं। ठीक है। प्रयोजक कर्ता कौन है? कर्म नहीं, प्रयोजक कर्ता स्वामी और प्रयोज्य कर्ता कर्म करह। प्रयोज्य कर्ता की कौन सी विभक्ति होनी चाहिए थी? तृतीया, लेकिन यहां क्या हो गई? द्वितीया। क्यों? गत्यर्थक धातु है, ये बात हुई थी। चलो आगे का वाक्य था सप्तमी। सप्तमी सप्तमी। रात्रि, रात्रौ, मति, मतौ। हाँ, भावंड, सहोदर गृहे तिष्ठति। आगे हाँ, पिता सहोदरम गृहे स्थापयति। पिता अर्थ बताइए। नहीं, सहोदर का मतलब होता है भावंडे, बांधव, बांधवों को साथ नहीं। सह अलग है, वहां पर ऐसा नहीं। सहोदर एक ही शब्द है। तो पिता बांधवों को घर में रखता है। ठीक है। आगे का वाक्य है, अंबा मंचे शयनम करोति राम। शी धातु का ही बनाना है। शयनम करोति है ना, तो शी धातु का क्या बनेगा? निजंत शाययति। तो वाक्य बनेगा, जैसे उन्होंने प्रयोजक कर्ता ले लिया राधा, कोई बात नहीं, या पुत्री, कोई भी ऐसे ले सकते हैं। तो राधा अंबाम मंचे शाययति। ठीक है। राधा अंबा को मंच पर सुलाती है। आगे का वाक्य है, रुग्ना माता औषधम पिबती। राठौड़ महाराज। हाँ, समझ में आया? थोड़ी गलती हुई, कहा कोई बता सकते हैं क्या? एक मिनट, पुनः वाक्य पढ़िए। रुग्ण और माता। रुग्ण में क्या होना चाहिए था? रुग्नाम मातरम। रुग्नाम मातरम। रमेश रुग्नाम मातरम औषधम पाययति। मातृ शब्द स्त्रीलिंगी है, द्वितीय विभक्ति हो गई। ठीक है कि नहीं? और उसका विशेषण है क्या? रुग्ना। तो रुग्ना शब्द स्त्रीलिंग में द्वितीय विभक्ति में एक वचन में क्या होगा? रुग्ण शब्द रुग्ना। राधाम रुग्नाम, रमेश रुग्नाम मातरम औषधम पायेति। रमेश बीमार माता को औषध पिलाता है। ठीक है जी। आगे का वाक्य, हाँ हाँ, कार्यकर्ता आपनम गच्छति। हाँ बनाइए। हाँ ठीक है। सुनो, इस पर कोई दुरुस्ती कर सकते हैं क्या?
सुशांत जी बराबर, ठीक है ना। ये प्रयोजक कर्ता अहम लिया है तो उसके अनुसार क्रियापद का रूप क्या होना चाहिए था, गमयामी। उन्होंने गमयति लिख दिया, यह गलती हुई। समझ में आया? तो चलो ऐसा होगा, अहम कार्यकर्तारम आपनम गमयामी। ठीक है जी, ये वाक्य अर्थ, मैं कार्यकर्ता को दुकान भेजता हूं। आगे का वाक्य योगेश बोलो। क्या क्या मूल वाक्य क्या पढ़ रहे आप? जो लिखा था भगिनी गृहम प्राप्नोति, ये मूल वाक्य है। अब बताइए उसका निजंत। भ्राता भगिनी, भ्राता भगिनीम गृहम प्रापयति, बराबर है। भाई बहन को घर पहुंचाता है या भेजता है। ठीक है, आगे का वाक्य बोलो भाई। हाँ, ये मूल वाक्य है, दिनेश पत्रालयम गच्छति। हाँ, इसका क्रिया कीजिए। बराबर, अग्रजः दिनेशम पत्रालयम गमयति, है कि नहीं? बड़ा भाई दिनेश को पोस्ट ऑफिस भेजता है। आगे का वाक्य गोपाल महाराज। बस यानम ग्रामम गच्छति। हाँ हाँ, चालक बस यान को, बस गाड़ी को गांव पहुंचाता है, भेजता है। चलो, शिवः विषयम जानाति। हाँ बराबर है, आचार्य शिवम विषयम, आचार्य शिव को विषय समझाते हैं। ठीक है, आगे का वाक्य है। हाँ, मूल वाक्य क्या था? रुग्ण अन्नम भुंक्ते, बराबर है। हाँ, हाँ, वैद्य रुग्णम अन्नम भोजयति, वैद्य रुग्ण को अन्न खिलाता है। ठीक है, आगे। हाँ, आपका नंबर है ना? हाँ, रितेश। हाँ, त्वम पांथम मार्गम बोधयसी किंवा ज्ञापयसी, दोनों भी हो सकता है। बराबर है, तू पांथ को मार्ग दिखाता है या समझाता है। आगे का वाक्य बोलो भाई। कुछ नहीं किया, क्यों? कहा गए थे 10-12 दिन। हाँ बोलो। विद्यार्थिनी गीतम पठति, ये मूल वाक्य है। हाँ, ध्यान दीजिए भाई, बोलो मत। हाँ, क्या क्या पुनः? ठीक है, थोड़ा दुरुस्ती करना पड़ेगी। तो क्या करना पड़ेगा? प्रयोजक कर्ता कौन लिया? गीता। कोई स्त्री का नाम है, गीता समझ लीजिए। तो गीता विद्यार्थिनीम गीतम पाठयति, गीता विद्यार्थिनी को गीत पढ़ा रही है, ये हो जाएगा। हाँ, आगे का वाक्य बोलो भाई। ये भग्न हस्त नहीं था क्या? अनुज उसके नीचे है क्या? हाँ, वाक्य भूल गए कहाँ? उसके ऊपर वाला वाक्य क्या था? विद्यार्थिनी के ऊपर वाला नहीं लिखा है? किया नहीं? क्या लिखा नहीं? क्यों नहीं किया? पढ़ो उसको पहले, मूल वाक्य को। हाँ, सरल वाक्य है। भग्न हस्त अनुजः क्षीरम पिबती, इसका अर्थ बताइए पहले मूल वाक्य का। भग्न हस्त ही विशेषण है किसका? अनुजः का। अनुज मतलब छोटा भाई। कैसा है वो? भग्न हस्त, जिसका हाथ टूट गया है। तो भग्न हस्त हाथ टूटा है जिसका, ऐसा छोटा भाई क्या पी रहा है? दूध पी रहा है। समझ में आया? अब कीजिए इसको प्रयोजक में, बहुत सरल है। थोड़ी देर के लिए भग्न हस्त इसको अलग कर रखिए, फिर उसको निजंत बनाइए, तब समझ में आएगा। त्वम अनुजम क्षीरम, बराबर है। पाययसी, त्वम अनुजम क्षीरम पाययसी,
अर्थ तू छोटे भाई को दूध पिला रहा है कि नहीं। अब देखिए अनुजम लिखा ना, तो हम अनुजम, अनुजम का ही विशेषण है क्या, भग्नहस्त, और विशेष्य के अनुसार विशेषण का लिंग वचन विभक्ति होती है, तो क्या होगा फिर, बस बोलिए पूरा वाक्य। पाययसि त्वं भग्नहस्तम अनुजम क्षीरम पाययसि, तू हाथ टूटे हुए छोटे भाई को दूध पिला रहा है। हाँ आगे का वाक्य बोलो भाई, किसका नंबर है, वो महाराज हो गया वो, उसके आगे वाला इति वृत्तम, ज्येष्ठ इति वृत्तम शृणोति। हाँ क्या क्या, पुनः एक बार। अर्थ, अर्थ बताइए, अर्थ भी तो पता नहीं। तो क्या हुआ, अश्विन क्या है, अश्विन क्या लिया आपने, नाम। तो अश्विन नाम का कोई व्यक्ति ज्येष्ठम, ज्येष्ठ मतलब बड़े भाई को, ज्येष्ठ को, श्रेष्ठ को क्या, इतिवृत्त, इतिहास या कुछ बात जो हुई है इतिवृत्त वो सुना रहा है। ठीक है, आगे आगे किसका नंबर है, हाँ इधर। पुत्री शाटिकाम पश्यति, पुत्री शाटिकाम पश्यति, लता पुत्री शाटिकाम दर्शयति, लता पुत्रीम शाटिकाम दर्शयति, लता नाम की कोई स्त्री पुत्री को क्या कर रही है, साड़ी दिखा रही है कि नहीं। मैं पुत्री को साड़ी दिखा रहा हूं, इसको बनाइए। दर्शयामी, दर्शयामी। हाँ आगे का वाक्य बोलो भाई। हाँ प्रसाद अलंकारम करोति, देखिए क्या किया उन्होंने, स्वर्णकार प्रसादम अलंकारम कारयति। वाक्य शुद्ध का शुद्ध, गलत का शुद्ध, स्वर्णकार बराबर है, लेकिन प्रयोज्यकर्ता की कौन सी विभक्ति बताई है, तृतीया, प्रयोज्यकर्ता। सुनो, दो कर्ता है ना, प्रयोजक, ध्यान दीजिए भाई, प्रयोजक कर्ता, प्रयोज्यकर्ता। तो प्रयोज्यकर्ता की मुख्य प्रायः कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया ही होती है। कुछ स्थल बताए कि जहां द्वितीय होती है। अब यहां पर क्रू धातु उन स्थलों में आता है क्या, नहीं आता है। तो प्रयोज्यकर्ता में फिर द्वितीय क्यों की, पीछे से करते आ रहे इसीलिए। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, वो तो जो महत्व के स्थान बताए हैं वो तो हो गए। सभी धातु लगभग सकर्मक ही बन जाते इसमें। हाँ बोलो, अब क्या होगा वाक्य। हाँ हो गया, स्वर्णकार प्रसादेन अलंकारम कारयति, हो गया कि नहीं। हाँ आगे का वाक्य भाई बोलो, किसका नंबर है। हाँ शिष्य वाराणसीम अपश्यत, अदर्शयत, अर्थ बताइए। गुरु शिष्य के द्वारा वाराणसी को जाता है। अदर्शयत बोल रहे और कहां से जाता है लाया। एक बात बताइए, सच मुझ बताइए, ये वाक्य आपने स्वयं लिखा है या किसी से लिखवाया है। कहीं से न कहीं से कॉपी किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कॉपी किया है ना, तब तो मन से वाक्य बनाने का अभ्यास कीजिए। गलती हुई तो हुई, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, गलती होगी तभी तो दुरुस्ती होगी ना। तो क्या लिखा भाई, गुरु शिष्य वाराणसी अदर्शयत। विठल महाराज इसका अर्थ बताइए। गुरु शिष्याला वाराणसी दाखवली।
गुरु ने शिष्य को वाराणसी दिखाई, ऐसा बोलो ना। हाँ, आगे का वाक्य बोलो। पिता पुत्रम वनम गमयति। पूरा मूल वाक्य पहले बोलना चाहिए। पुत्र वनम गच्छति। पुत्र वनम गच्छति, हाँ इसको आप निजंत बनाइए। पिता पुत्रम वनम गमयति। अर्थ पिता पुत्र मुलाला हाँ, पिता पुत्र को वन भेज रहा है कि नहीं? यहां पर प्रयोज्यकर्ता कौन है? पुत्र। प्रयोज्यकर्ता कौन है? पुत्र। उसमें कौन सी भक्ति की? क्यों? गत्यर्थक धातु है। ध्यान दीजिए, जब वाक्य हम लोग बनाते हैं ना निजंत में, सबसे पहले देखना है वो धातु किस प्रकार का है। द्वितीय प्रयोज्यकर्ता की जहां जहां द्वितीय होती है उसमें बैठने वाला वो धातु है क्या, वो देखना चाहिए, तब वाक्य बनाना चाहिए। ठीक है, आगे का वाक्य बोलो भाई। हाँ, अर्थ हाँ ठीक है। हाँ, आगे का वाक्य बोलो नांदेड़कर। माधव आपनम गच्छति। रामः माधवम आपनम गमयति। अर्थ राम ने माधवला दुकानला जाता है। राम माधव को दुकान भेज रहा है। ठीक है, आगे का वाक्य बोलो। हाँ योगा योग है वो तो। हाँ थोड़ा सा। हाँ हाँ हाँ, स्वामी गोविंदेन आतिथिम आनाययति। अर्थ हाँ अनोतात। हाँ, आगे का वाक्य बोलो भाई। हाँ, सीता गीतम, पता है था ना, आनी को छोड़कर, नयति वहति को छोड़कर। नियम पढ़े नहीं आप पूरा? गत्यर्थक है, लेकिन वहां क्या लिखा था? नयति वहति को छोड़कर गत्यर्थक धातु के साथ प्रयोज्यकर्ता में द्वितीय, तो ये पर नी धातु है ना। हाँ तो हाँ, आगे का वाक्य सीता गीतम गायति। गीतम गापयति। माता सीताम गीतम गापयति। माता सीता को गीत गवा रही है कि नहीं? उससे गवा रही है। ऊपर वाला जो वाक्य था है कि नहीं, स्वामी गोविंदेन अतिथिम आनाययति, यहां पर प्रयोज्यकर्ता कौन है? गोविंद है, बराबर है कि नहीं? और धातु कौन सा है? नी धातु है, तो गत्यर्थक है। तो प्रयोज्यकर्ता में कौन सी विभक्ति होनी चाहिए थी? द्वितीय। लेकिन क्यों तृतीय हुई? उस नियम में बताया था क्या? नयति वहति को छोड़कर गत्यर्थक धातु रहेगा तब द्वितीय। यहां पर नयति नी धातु है, इसलिए वहां पर द्वितीय नहीं होगी, तृतीय होगी। बराबर। आगे का वाक्य बोलो भाई रामानंद जी। अशोक उपहारम ददाति। हाँ, माता अशोकम उपहारम दाययति। इसकी दृष्टि कौन करेंगे? हाँ, दापयति एक दृष्टि हुई, और पुनः बोलिए वाक्य। अशोक उपहारम ददाति। हाँ, माता अशोकेन उपहारम। बराबर है। दापयति, पहले अशोकम बोले थे ना, इसलिए गलती हुई थी। तृतीय के ठीक है। तो माता अशोकेन उपहारम दापयति, अशोक के द्वारा उपहार दिलाती है। आगे बाल, हाँ किसका नंबर है? हाँ इसमें कोई दुरुस्ती कर सकते हैं? रितेश बोलो।
बालकैः आसन्दं वाहयति। इसमें और कोई दुरुस्त कर सकते हैं? हाँ योगेश। हाँ ठीक है जी, देखिए क्या क्या दुरुस्ती हुई। तो आपने क्या किया? बालके न किया, जबकि क्या क्या चाहिए था? बालकई ही। क्यों? प्रयोज्य करता बहुवचनी है, तो बालकई ही। और आपने क्या किया रितेश? आसंदम एक वचन कर दिया, तो उसमें क्यों बदल करना है? आसंदान, ठीक है ना। तो क्या वाक्य बना फिर? शिक्षक बालकई ही आसंदान वहायति। शिक्षक बालकों से खुर्चियां ले जा रहा है। आगे का वाक्य, हाँ इधर विकास। अध्यक्ष पीठिकायां उपविश्य। हाँ नेता अध्यक्षं उत्पीठिकायां उपवेशयति। बराबर है कि नहीं? नेता अध्यक्ष को नेता अध्यक्षम उत्पीठिकायाम उपवेशयति, है कि नहीं? कोई नेता अध्यक्ष को कहाँ बिठा रहे हैं? उत्पीठिका पर बिठा रहे हैं, है कि नहीं? उत्पीठिका मतलब टेबल आदि, है कि नहीं? आगे का वाक्य बोलो। ललिता धनम पृच्छति। हाँ गोपिकाः ललितां धनम पृष्ठवती। हाँ दुरुस्ती कीजिए भाई, कौन करेंगे इसकी दुरुस्ती? कोई दुरुस्त कर सकते हैं इस वाक्य को? किसी की हिम्मत नहीं। हाँ हरीश महाराज। हाँ हाँ कुछ भी हो, वाक्य तो आपने सामने है ना। ललिता धनम पृच्छति। अविनाश जी। हाँ नांदेड़कर बोलो। हाँ हाँ दर्शयति क्यों कर रहे हैं आप लोग? पृच्छति है ना, तो पृच्छ का दर्श कैसा हो जाएगा? पश्य का दर्श हो सकता है, या तो पृच्छ है तो प्रच्छयति, है कि नहीं? माता ललितया धनम प्रच्छयति, ठीक है। अर्थ, माता ललिता से धन पूछाती है कि नहीं? माता की हिम्मत नहीं धन उसके पास है कि नहीं पूछने के लिए, तो बच्ची को भेज दिया ललिता को, जाओ उनको पूछ के आओ। क्या? हाँ आगे का वाक्य बोलो भाई। राधा अवकरान क्षिपति। ध्यान दीजिए, गलती हुई वो तो दुरुस्त करते जाइएगा। राधा अवकरान क्षिपति बोलो, नहीं बनवलं? क्यों? एवढंच नाही म्हणत। हाँ माधव आपनम गच्छति, इसको बारे में बताइए फिर। आपनम गच्छति, ध्यान दीजिए कौन बोल रहे इधर? हाँ क्या क्या? रोहन माधवम आपनम गमयति। हाँ ठीक है। राधा अवकरान क्षिपति, सुशांत जी क्या क्या पुनः? उमा राधया अवकरान क्षेपयति, बराबर है। उमा राधा से अवकर कचरे को फेंकवा रही है। आगे का वाक्य राजेश महाराज। बाकी के लोग बोलो मत भाई। हारम। हाँ तो बोलो, उनको ही बोलने दो, और लोग बोलेंगे तो फिर उनको कब आएगा? समझ में नहीं आ रहा है क्या? प्रयोजक कर्ता किसी को लेना है, प्रयोजक कर्ता की तृतीया कर देना है, हो गया वाक्य। हाँ मास्टर बनाइए इस वाक्य को। क्या क्या?
पितामही श्रीशेन हारम क्रापयति। ठीक है, पितामही आजी श्रीश के द्वारा हार खरीदवा रही है। हाँ, आगे का वाक्य बोलो अर्जुन। क्या क्या? अशोक हरिण कैसा होगा? हरिना इतिवृत्तम लेखयति। अशोक हरि के द्वारा इतिवृत्त लिखा रहा है। ठीक है। हाँ, आगे का वाक्य। सीता गीतम गायति। प्रयोजक कर्ता लेना है अहम को। अशोक महाराज। हाँ, अहम पुनः सीता वाक्य है सीता गीतम गायति। गापयामि। अहम सीता गीतम गापयामि। हाँ, बालक आसंदान वहंती। प्रयोजक कर्ता लेना है त्वम को। बराबर। त्वम बालकैहि आसंदान वहायसी। तू बालकों से खुर्चियों को ले जा रहा है। हाँ, आगे का वाक्य है प्रसाद अलंकारम करोति। नहीं, अहम प्रसादेन हाँ अलंकारम कारयामि। कारयामि हो गया भाई, समझ में आया? फिर निजंत। ठीक है, इसका अभ्यास अच्छी तरह से कीजिए और आगे बढ़ेंगे। आज चलाएंगे हम लोग शत्रु प्रत्यय शानच प्रत्यय। बहुत महत्व का है शत्रु प्रत्यय शानच प्रत्यय। लिखेंगे इसके बारे में। वर्तमान काल की क्रियाओं से वर्तमान काल की क्रियाओं से वर्तमान काल की क्रियाओं से शत्रु और शानच प्रत्यय शत्रु और शानच प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं। शत्रु और शानच प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं। हो गया। नंबर 2, जब कोई व्यक्ति एक क्रिया करते हुए दूसरी क्रिया पूर्ण करता है, दूसरी क्रिया पूर्ण करता है, उस समय अप्रधान धातु से शत्रु अथवा शानच प्रत्यय होता है। शत्रु अथवा शानच प्रत्यय होता है। उदाहरण, वह पढ़ता हुआ हंसता है। वह पढ़ता हुआ हंसता है। वाक्य पूर्ण हुआ। आगे उसी में लिखेंगे, यहां प्रधान क्रिया हंसना है। प्रधान मतलब मुख्य। प्रधान क्रिया हंसना है और
अप्रधान क्रिया, अप्रधान मतलब अमुख्य, अप्रधान क्रिया पढ़ना है, अप्रधान क्रिया पढ़ना है। अतः पढ़ता हुआ इस अर्थ को, पढ़ता हुआ इस अर्थ को प्रकट करने के लिए, प्रकट करने के लिए पठ धातु को पठ धातु को शत्रु प्रत्यय करके, शत्रु प्रत्यय करके वाक्य होगा सह पठन हसति, सह पठन हसति। ठीक है, सह पठन हसति ये वाक्य हो गया। इसका हिंदी वाक्य कौन सा था? वह पढ़ता हुआ हंसता है। तो दो क्रिया है यहां पर, एक पढ़ने की क्रिया है और एक हंसने की क्रिया है। उसमें से एक मुख्य है, एक अमुख्य है। उसको ही बोलते एक प्रधान है, एक अप्रधान है। तो प्रधान कौन है? हंसना, हंसना प्रधान है। और अप्रधान कौन हुई? पढ़ना। ठीक है ना। तो अप्रधान क्रिया जो पढ़ना, उसके लिए धातु है कौन? पठ। पठ धातु को शत्रु प्रत्यय कर दिया तो शब्द बन गया पठन। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन बन गया क्या? सह पठन हसति, वह पढ़ता हुआ हंसता है। समझ में आया? आगे कुछ लिखेंगे और आगे का नंबर 3 नंबर, शत्रु और शानच प्रत्यय, शत्रु और शानच प्रत्यय करते हुए, करते हुए, जाते हुए, जाते हुए आदि वर्तमान कालिक, वर्तमान कालिक क्रियार्थ को प्रकट करते हैं, क्रियार्थ को प्रकट करते हैं। हो गया? क्रियार्थ को प्रकट करते हैं। आगे का नंबर, परस्मयी पदी धातु को शत्रु प्रत्यय, परस्मयी पदी धातु को शत्रु प्रत्यय और आत्मनेपदी धातु को, और आत्मनेपदी धातु को शानच प्रत्यय होता है, शानच प्रत्यय होता है। और उभयपदी धातु को दोनों प्रत्यय होते हैं, और उभयपदी धातु को दोनों प्रत्यय होते हैं। हो गया? आगे का नंबर, शत्रु प्रत्यय का अत और शानच का आन शेष रहता है। शत्रु प्रत्यय का अत, अत तो हलंत अत, और शानच का आन, न पूरा, आन शेष रहता है। दोनों प्रत्ययों के अर्थ में, दोनों प्रत्ययों के अर्थ में और प्रयोग में, और प्रयोग में कोई अंतर नहीं है। मतलब समान अर्थ है उनका, कोई अंतर नहीं है। हो गया? आगे, शत्रु और शानच प्रत्ययांत शब्द, शत्रु और शानच प्रत्ययांत शब्द
प्रयोग के अनुसार कर्ता या कर्म के विशेषण बनते हैं। कर्ता या कर्म के विशेषण बनते हैं। अतः अपने विशेष्य के अनुसार शत्रु शानच प्रत्यांत शब्द के लिंग विभक्ति वचन होते हैं। लिंग विभक्ति वचन होते हैं। ठीक है ना जी। उदाहरण, ग्रामं गच्छन् सः पुस्तकं नयति। ग्रामं गच्छन् सः पुस्तकं नयति। ग्रामं गच्छन् सः पुस्तकं नयति, इसका अर्थ है गांव को जाता हुआ वह पुस्तक ले जा रहा है। ठीक है ना। अब देखिए यहां पर शत्रु प्रत्यांत शब्द कौन है? गच्छन। वो विशेषण बन गया किसका? सह का। सह है ना यहां पर कर्ता का, है ही नहीं। गांव तो कर्म है, ग्राम तो गच्छन सह। गच्छन मतलब जाता हुआ वह क्या पुस्तक ले जा रहा है। ठीक है, हाँ लिखना है तो लिखिए। यहां शत्रु प्रत्यांत गच्छन शब्द, यहां शत्रु प्रत्ययांत गच्छन शब्द सह का विशेषण है। सह का विशेषण है, हो गया। मतलब इस वाक्य में शत्रु प्रत्यांत शब्द विशेषण बन गया, लेकिन किसका? स का। मतलब किसका? कर्ता का। क्योंकि नियम बताया था ना ये शत्रु प्रत्यांत शब्द क्यों वहां शानच प्रत्यांत शब्द विशेषण बनते हैं। किसके? कर्ता के अथवा कर्म के। तो शत्रु प्रत्यांत शब्द कर्ता का विशेषण कैसा बना, इसका उदाहरण दे दिया। क्या उदाहरण दिया? ग्रामं गच्छन् सः पुस्तकं नयति। तो शत्रु प्रत्यांत शब्द कौन है यहां पर? गच्छन्। वो किसका विशेषण बना? स का। मतलब किसका? कर्ता का विशेषण बना। ठीक। अब कभी कर्म का भी विशेषण बन सकता है, इसका भी उदाहरण देते हैं। तो उदाहरण लिखिए दूसरा। रामः राजमार्गे, रामः राजमार्गे गच्छन्तम् एकं गजं पश्यति। गच्छन्तम् एकं गजं पश्यति। ठीक है जी। अर्थ क्या होगा इस वाक्य का? राम राजमार्ग पर जाते हुए एक हाथी को देख रहा है। पश्यति का कर्ता कौन है? राम। राम देख रहा है। राम कहां देख रहा है? अधिकरण राजमार्ग में। राम राजमार्ग में किसको देख रहा है? हाथी को देख रहा है। गजम, हाथी को देख रहा है। किस प्रकार के हाथी? कितने हाथी को देख रहा है? एक हाथी को देख रहा है। और किस प्रकार के हाथी को देख रहा है? जाते हुए। तो यहां पर जाते हुए ये विशेषण किसका है? हाथी का है। और इस वाक्य में गजम हाथी कर्ता है या कर्म? कर्म है। और शत्रु प्रत्यांत शब्द कौन है यहां पर? गच्छन्तम। शत्रु प्रत्यांत शब्द है।
तो किसका विशेषण बना यहां पर? कर्म का, लेकिन कर्म का विशेषण बना। तो बोले गच्छन्तम कैसा हुआ फिर? तो वो आने वाला है, तो सब 7 विभक्ति में रूप चलेगा। जैसे गच्छन शब्द है, उसको 7 विभक्ति में हम चलाएंगे तो क्या चलता है? गच्छन, गच्छन्तौ, गच्छन्तः, गच्छन्तम। आ गया कि नहीं? द्वितीय विभक्ति एक वचन, तो गच्छन्तम। तो द्वितीय विभक्ति एक वचन क्यों किया गच्छन्तम? कर्म के अनुसार, क्योंकि कर्म का विशेषण है। कर्म कौन है यहां पर? गजम। वो किस विभक्ति में है? द्वितीय विभक्ति एक वचन है, इसलिए उसका विशेषण भी द्वितीय विभक्ति एक वचन में होगा। क्योंकि एक नियम बता चुके हैं, क्या? यल्लिंगम यद्वचनम याच विभक्ति ही विशेषस्य, तल्लिंगम तद्वचनम साच विभक्ति विशेषणस्यापि। विशेष्य का जो लिंग वचन और विभक्ति होती है, वही लिंग वचन विभक्ति किसकी होती है? विशेषण की होती है। इसलिए वाक्य बन गया क्या? रामः राजमार्गे गच्छन्तम एकम गजम पश्यति। हो गया ना? राम सड़क पर जाते हुए एक हाथी को देखता है। आगे लिखिए, यहां शत्रु प्रत्ययांत, यहां शत्रु प्रत्ययांत गजंतम गच्छन्तम, गच्छन्तम शब्द गच्छन्तम शब्द गजम इस कर्म का विशेषण है। गजम इस कर्म का विशेषण है। हो गया? अतः गजम के अनुसार द्वितीय विभक्ति एक वचन विशेषण की हुई है। गजम के अनुसार द्वितीय विभक्ति एक वचन विशेषण की हुई है। ठीक है, चलेंगे आगे, चलते हैं आगे। और नियम थोड़ा आगे का संख्या बढ़ा दीजिए। शत्रु शानच प्रत्ययांत के बाद शत्रु शानच प्रत्ययांत के बाद अर्थ के अनुसार उस धातु का प्रयोग होता है। उस धातु का प्रयोग होता है। जैसे वर्तमान में लठ, भूतकाल के लिए लंग, और भविष्य काल के लिए लुठ। जैसे वर्तमान के लिए लठ, भूतकाल के लिए लंग और भविष्यत काल के लिए लुठ। उदाहरण नंबर 1, सह गच्छन् अस्ति। सह गच्छन् अस्ति मतलब वह जा रहा है। ठीक है, क्या जा रहा है? दूसरा वाक्य, सह गच्छन् आसीत्। सह गच्छन् आसीत्, इसका अर्थ होगा वह जा रहा था। ठीक है ना, वह जा रहा था। और एक वाक्य, सह गच्छन् भविष्यति। सह गच्छन् भविष्यति। ठीक है, अर्थ क्या होगा? वह जा रहा होगा। ठीक है ना जी, वह जा रहा होगा। ये हो गए। आगे का नियम, शत्रु प्रत्ययांत शब्द शत्रु प्रत्ययांत शब्द
पुल्लिंग में प्रायः आप अर्थ वाले भवत शब्द के तुल्य चलते हैं। भवत शब्द के तुल्य चलते हैं, किंतु प्रथमा एक वचन में दीर्घ नहीं होता। किंतु प्रथमा एक वचन में दीर्घ नहीं होता। हो गया ना, बता रहा हूं सब, उसी में और लिखेंगे। और शत्रु प्रत्ययांत कुछ शब्द पुल्लिंग में भूभृत शब्द के तुल्य चलते हैं। भूभृत, हाँ दिया है पीछे, भूभृत शब्द के तुल्य चलते हैं। हो गया ना, ध्यान दीजिए, थोड़ा समझाते पुनः लिखते इस पर। देखिए, तो पुल्लिंग में हमको चलाना है किसको? शत्रु प्रत्ययांत शब्द। शानच को नहीं लिया अभी, शत्रु प्रत्ययांत का विचार कर रहे हैं, ठीक है। तो शत्रु प्रत्ययांत शब्द जब विशेषण का रूप बनता है, विशेषण स्वरूप रहता है, शत्रु प्रत्ययांत हो चाहे शानच प्रत्ययांत हो, विशेषण रूप होता है। और विशेषण मतलब विशेष्य के अनुसार चलता है। और विशेष्य पुल्लिंग होगा तो शत्रु प्रत्ययांत पुल्लिंग में चलेगा। विशेष स्त्रीलिंगी होगा तो शत्रु प्रत्ययांत शब्द स्त्रीलिंग में चलेगा। और विशेष यदि नपुंसकलिंगी होगा तो शत्रु प्रत्ययांत शब्द भी नपुंसकलिंग में चलेगा। अब शत्रु प्रत्ययांत शब्द पुल्लिंग में किस तरह चलता है इसका विचार करना पड़ेगा। तो वो बता दे रहे हैं क्या? तो प्रायः भवत शब्द कल परसों याद किया हम लोगों ने, भवान, भवन्तौ, भवन्तः, भवन्तम, भवन्तौ, भवत आदि पुल्लिंग में याद किया था ना। बस प्रायः शत्रु प्रत्ययांत शब्द भवत के तुल्य चलते हैं। फर्क इतना है कि भवत शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या बनता है? भवान। क्या बनता है जी? भवान। लेकिन शत्रु प्रत्ययांत शब्द भवान इस प्रकार का दीर्घ नहीं होगा। जैसे पठत शब्द है, शत्रु प्रत्ययांत पठ धातु को शत्रु प्रत्यय लगाने के बाद शब्द बन जाता है पठत। क्या बनता है? जब इसको हम चलाएंगे पुल्लिंग में भवत की तरह, तो पठान पठन तो ऐसा नहीं होगा। केवल एक वचन, प्रथमा विभक्ति एक वचन का ही प्रश्न है, बाकी का कहीं नहीं। बाकी पूरा भवत की तरह ही चलने वाला है। तो यह भवान होता है, वह पठान नहीं होगा, पठन होगा। क्या होगा? पठन। तो कैसा चलेगा फिर? चला के देखते हैं। पठन, पठन्तौ, पठन्तः, पठन्तम, पठन्तौ, पठतः, पठता, पठद्भ्याम, पठद्भिः, पठते, पठद्भ्यः, पठतः, पठद्भ्याम, पठद्भ्यः, पठतः, पठतोः, पठताम, पठति, पठतोः, पठत्सु। हे पठन, हे पठन्तौ, हे पठन्तः। इतनी बात समझ में आई। और एक वाक्य इसमें लिख दिया था, कुछ शत्रु प्रत्ययांत शब्द पुल्लिंग में कैसे चलते हैं? भूभृत की तरह। कौन से वे शब्द है शत्रु प्रत्ययांत होते हुए पठन की तरह न चलकर भूभृत की तरह चलते हैं? उसको इसका विचार करना पड़ेगा ना। तो उसका विचार लिखा रहे, पहले इस नियम को थोड़ा पूरा करते हैं। पुल्लिंग में किसकी तरह चलते? वाक्य बता दिया दो। अब उसी में लिखिए, स्त्रीलिंग में शत्रु प्रत्ययांत शब्द स्त्रीलिंग में ऐसा लिखिए। शत्रु प्रत्ययांत शब्द स्त्रीलिंग में ई लगाकर, दीर्घ ई लगाकर नदी के तुल्य चलते हैं। नदी शब्द के तुल्य चलते हैं। नदी शब्द के तुल्य चलते हैं। हो गया। और नपुंसक लिंग में
जगत के तुल्य रूप चलते हैं। जगत के तुल्य, जगत शब्द के तुल्य रूप चलते हैं साधारणतया प्रायः। तो हो गया निर्णय। आगे का नियम थोड़ा लिखते एक। शानच प्रत्यांत के रूप, शानच प्रत्यांत के रूप पुल्लिंग में राम के तुल्य चलते हैं। राम के तुल्य चलते हैं। स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग में अंत में ई लगाकर, नहीं आ लगाकर, स्त्रीलिंग में अंत में आ लगाकर या आ जोड़कर रमा के तुल्य चलते हैं। हो गया ना। और नपुंसक लिंग में, और नपुंसक लिंग में क्या, गृह शब्द के तुल्य चलते हैं। होगा इतना, गृह के तुल्य। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा पुनः अवलोकन करके जो अभी लिखाया है सब शत्रु और शानच प्रत्यय के बारे में। सबसे पहला नियम क्या बताया, वर्तमान काल की क्रियाओं से शत्रु और शानच प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं। वर्तमान काल के प्रत्यय हैं। जैसे भूतकाल के लिए प्रत्यय गए ना, कौन याद है, कौन, तवतु, तवतु भूतकाल के लिए, ठीक है। वर्तमान के लिए शत्रु शानच, ठीक है। और तव्यत अनियर विधि अर्थ के लिए, ठीक है कि नहीं। तो चलिए, तो यहां पर वर्तमान काल अर्थ में प्रत्यय हो रहे कौन, शत्रु और शानच। एक बात हुई। अब ये किस अर्थ में होते हैं इसका निर्णय। शत्रु और शानच प्रत्यय किस अर्थ में होते हैं, करते हुए, जाता हुआ, देखती हुई, पढ़ता हुआ, लिखता हुआ, इस प्रकार का अर्थ है कि नहीं। क्या होता है इसमें, कर्ता तो एक ही है लेकिन क्रिया दोनों है। क्या जी, कर्ता एक ही है और क्रिया दोनों है। ये कई व्यक्ति दो क्रिया को कर रहा है। उन दो क्रियाओं में से एक मुख्य होती है जिसको बोलते हैं प्रधान क्रिया, और दूसरी होती है अप्रधान क्रिया, ठीक है। लेकिन ये क्रिया करते हुए दूसरी क्रिया करता है वो, है कि नहीं। जैसे जाते हुए देख रहा है, तो दो क्रिया हुई, जाना और देखना। जाते हुए देख रहा है, पढ़ते हुए हंस रहा है, खाते हुए बोल रहा है, तो दो क्रिया हो रही ना। तो उनमें से जो अंतिम क्रिया या मुख्य क्रिया है उसके लिए तो क्रियापद आने वाला है, पठती, हसती वगैरह जो भी होगा। और अप्रधान क्रिया है कि नहीं, उसके लिए क्या होगा, प्रत्यय। कौन सा, शत्रु या शानच। क्या होगा, शत्रु प्रत्यय क्यों हुआ। तो किस समय शत्रु प्रत्यय या शानच प्रत्यय होता है ये बात पता चली, किस अर्थ में होता है ये बात भी पता चली, ठीक है। और एक बात बताया था क्या, कि इन दो प्रत्ययों का विभाजन कर दिया। शत्रु प्रत्यय होता है वो परस्मैपदी धातु को, और शानच प्रत्यय होता है आत्मनेपदी धातु को। आत्मनेपदी धातु को शत्रु प्रत्यय नहीं हो सकता और परस्मैपदी धातु को शानच नहीं हो सकता। यद्यपि दोनों प्रत्ययों का अर्थ एक जैसा ही है, लेकिन धातु यदि परस्मैपदी होगा तो शत्रु प्रत्यय, और धातु यदि आत्मनेपदी होगा तो शानच प्रत्यय। ये बात बता दी ना। हाँ, आगे क्या बताया था, और उभयपदी रहेगा तो शत्रु भी हो सकता है, शानच भी हो सकता है। कभी शत्रु कर सकते, कभी शानच कर सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और शत्रु प्रत्यय और शानच प्रत्यय शब्द
कभी कर्ता का विशेषण होता है, कभी कर्म का भी विशेषण हो सकता है, विशेषण का काम करते हैं। और विशेष्य के अनुसार शत्रु प्रत्यांत और शानज प्रत्यांत शब्दों का क्या होगा? लिंग, वचन, विभक्ति। इसका मतलब शत्रु प्रत्यांत शब्द तीनों लिंगों में चलेगा और शानज प्रत्यांत शब्द भी तीनों लिंगों में चलेगा। ठीक है, ये बात बता दी। और क्या बताया था? हाँ, शत्रु प्रत्यय का क्या बचता है? अथ, और शानच का आन बचता है, ये बात बता दी। और क्या रहा? हो गया। आगे फिर शत्रु प्रत्यांत शब्द तीन लिंगों में चलता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। तो पुल्लिंग में किसकी तरह चलता है, इसका विचार करना पड़ा, तो वो बात भी बता दी। पुल्लिंग में प्रायः शत्रु प्रत्यांत शब्द किसके अनुसार चलते हैं? भवत शब्द के अनुसार चलते हैं, है कि नहीं? केवल प्रथमा विभक्ति एक वचन में भवान न होकर, भवान इस प्रकार न होकर पठन, गच्छन, खादन इस प्रकार होता है। ठीक है। और कुछ शत्रु प्रत्यांत शब्द कैसे चलते हैं? भूभृत की तरह चलते हैं। अब थोड़ा विचार करेंगे इस पर, कौन से शब्द भूभृत की तरह चलेंगे और कौन से शब्द भवत की तरह चलेंगे। ठीक है ना? तो आप लोग लिखेंगे, अभी हेडिंग देंगे उसमें को, पुल्लिंग, मतलब पुल्लिंग का विचार कर रहे हैं ना हम लोग। पुल्लिंग में लिंग निर्णय, लिंग निर्णय नहीं, पुल्लिंग में शत्रु प्रत्यांत शब्दों का विशेषण रूप से लिंग निर्णय पुल्लिंग में, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है ना? चलो पुल्लिंग ध्यान दीजिए, पुल्लिंग का विचार कर रहे हैं हम लोग। पुल्लिंग में कैसा चलता है? शत्रु प्रत्यांत शब्दों का, शत्रु प्रत्यांत शब्दों का विशेषण रूप से पुल्लिंग में निर्णय, विशेषण रूप ही होते हैं सभी शब्द, लेकिन पुल्लिंग में किस तरह चलता है, कौन सा शब्द शत्रु प्रत्यांत, इसका विचार। नंबर एक, शत्रु प्रत्यांत का पुल्लिंग में रूप बनाने का, लिखिए, शत्रु प्रत्यांत का पुल्लिंग में रूप, पुल्लिंग में रूप समझने का सरल उपाय यह है पुल्लिंग में रूप समझने का सरल उपाय यह है कि होगा, समझने का उपाय यह है कि जिस किसी धातु को शत्रु प्रत्यय होता है, शत्रु प्रत्यय होता है, अर्धविराम, शत्रु प्रत्यय होने के बाद शब्द का आकार समझने के लिए, शब्द का आकार समझने के लिए उस धातु का लट प्रथम पुरुष बहुवचन को जानिए। लट प्रथम पुरुष बहुवचन को जानिए। उस रूप में से
अंतिम इकार को निकाल दीजिए। उस रूप में से अंतिम इकार को मतलब ई को निकाल दीजिए। और उस ई को हटाने के बाद यदि उपांत्य में न है, उपांत्य में न हल न है, तो उस न को भी हटा दीजिए। उस न को भी हटा दीजिए। इस प्रकार जो रूप बचेगा, वह शत्रु प्रत्यांत रूप है। वह शत्रु प्रत्यांत रूप है। उसके रूप पुल्लिंग में भवत् शब्द के तुल्य चलते हैं। उसके रूप पुल्लिंग में भवत् शब्द के तुल्य चलते, किंतु प्रथमा एक वचन में भवान की तरह दीर्घ न होकर, भवान की तरह दीर्घ न होकर पठन, गच्छन आदि रूप बनेगा। ठीक है। उदाहरण, पठ, इसका लट प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप पठंती है। पठ, पठंती। पठ धातु का लट प्रथम पुरुष बहुवचन पठंती है। लट प्रथम पुरुष बहुवचन पठंती है। इसमें से अंतिम ई को और उपांत्य न को अंतिम ई को और उपांत्य न को हटाने के बाद पठत बचा। यही शत्रु प्रत्यांत रूप है। पठत बचा। हो गया। उदाहरण दूसरा, गम, इसका लट प्रथम पुरुष बहुवचन गच्छन्ति। गम इसका क्या होता है? लट प्रथम पुरुष बहुवचन गच्छन्ति। अब गच्छन्ति में अंतिम ई को हटा दीजिए और उपांत्य में कौन रहेगा फिर? न, उसको भी हटा दीजिए, तो क्या रहा? गच्छत। तो यही शत्रु प्रत्यांत रूप बन गया। हो गया जी। नियम दूसरा, लट प्रथम पुरुष बहुवचन के रूप में से, लट प्रथम पुरुष बहुवचन के रूप में से, लट प्रथम पुरुष बहुवचन के रूप में से अंतिम ई हटाने के बाद, अंतिम ई को हटाने के बाद यदि उपांत्य में न नहीं है तो कोई बात नहीं। नहीं है तो कोई बात नहीं। आगे, ई हटाने के बाद जो रूप बचा, ई हटाने के बाद
जो रूप बचा वही शत्रु प्रत्यांत रूप समझिए, वही शत्रु प्रत्यांत रूप समझिए। लेकिन इस प्रकार बचे हुए शत्रंत रूप के, लेकिन इस बचे हुए शत्रु प्रत्यांत के रूप, इस प्रकार बचे हुए शत्रु प्रत्यांत के रूप पुल्लिंग में भवत पठत की तरह न चलकर भूभृत शब्द की तरह चलते हैं। भवत पठत की तरह न चलकर भूभृत शब्द के तरह चलते हैं। समझ में आया? देखिए, बहुत आसान तरीका है, एकदम सरल और सहज याद रह जाएगा। सबसे पहले देखना है हम लोगों को, जिस धातु को, ध्यान दीजिए, उसका उदाहरण भी बता रहे हैं। सबसे पहले क्या, शत्रु प्रत्यांत धातु का रूप समझना है तो क्या करना, जिस धातु का समझना है उस धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप जानिए क्या है वो, जो भी होगा। जैसे एक बार बता दिया पठंती, तो पठंती में से अंतिम ई को हटाइए और उपांत न को हटाइए, तो क्या बचा, पठत। यही शत्रु प्रत्यांत रूप है। जब इसके रूप चलाना है तो भवत की तरह चलेंगे, है कि नहीं? पठन पठंतौ पठंत, भवान भवन भवंतौ भवंत, इस प्रकार। समझ में आया? अब ध्यान दीजिए, समझ लीजिए कोई धातु है और उसको शत्रु प्रत्यांत बनाना है, तो प्रक्रिया क्या बताई, लट प्रथम पुरुष बहुवचन, उसको लिखित समझिए। समझ लीजिए हम लोगों को बनाना है दा धातु। दा धातु है, ददाती, ददतः, ददति, ये रूप बनते हैं उसके। ध्यान दीजिए, तो दा धातु का लट प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या हुआ, दा धातु का ददती, क्या हुआ, ददती। समझ में आया? अब ददती, इसमें से अंतिम ई को हटा दीजिए तो क्या रहा, ददत। उपांत्य में न है क्या, नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं तो नहीं, तो ददत, तो न हटाना नहीं पड़ा। तो इस प्रकार का जो रूप बचा है शत्रु प्रत्यांत ददत, अब ये शत्रु प्रत्यांत हुआ, इसका रूप चलाना है पुल्लिंग में, तो किसकी तरह चलेगा, बहुभृत की तरह चलेगा। कितनी सरल बात हुई, तभी आसान हुआ कि नहीं? पुल्लिंग में शत्रु प्रत्यांत रूप कौन से पठत की तरह, भवान की तरह चलेंगे और कौन से भूभृत की तरह चलेंगे, इसका निर्णय हुआ कि नहीं, है कि नहीं? यदि न सहित ई को हटा गया है तो भवत की तरह, और केवल ई को हटाया है तो भूभृत की तरह। कितनी सरल बात हुई, समझ में आया? अब इसका उदाहरण देते हैं कुछ। नंबर 1, दा। दा धातु का लट प्रथम पुरुष बहुवचन, दा धातु का लट प्रथम पुरुष बहुवचन ददति बनता है, ददति बनता है। इसमें से ई हटाने के बाद, इसमें से ई हटाने के बाद ददत बचता है, ददत बचता है। यही शत्रु प्रत्यांत रूप समझिए, जानिए, हो गया जो भी लिखिए, यही शत्रु प्रत्यांत रूप रह गया। इसके पुल्लिंग में रूप, इसके पुल्लिंग में रूप
भूभृत शब्द के तुल्य चलते हैं। हो गया, भूभृत शब्द की तरह चलते। उदाहरण दूसरा, धा धातु कौंस में लिखिए धारण पोषण करना, धारण करना पोषण करना, इस अर्थ में धातु है धा। इसका लट प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है दधति, दधति, ठीक है ना जी, दधति। अंतिम ई को हटाइए तो क्या रहेगा, दधत, न तो है ही नहीं है, दधत। अब इस दधत के पुल्लिंग में रूप चलेंगे तो किसकी तरह चलेंगे, बस भूभृत की तरह चलेंगे। समझ में आया। दूसरा उदाहरण और आगे का उदाहरण, भी, दीर्घ भी, कौंस में लिखेंगे डरना, उसका अर्थ है डरना। भी, इसका लट प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप होता है बिभ्यति, बी ब, बिभ्यति, बिभ्यति। अब अंतिम ई को हटा दीजिए तो क्या बचा, बिभ्यत, शत्रु प्रत्यंत रह गया। इसका पुल्लिंग में रूप चलेगा भूभृत की तरह, हो गया। और उदाहरण एक अंतिम, हु धातु है, हु, कौंस में लिखिए हवन करना, हु, हवन करना। इसका लट प्रथम पुरुष बहुवचन में बनता है जूहति, जूहति, लट प्रथम पुरुष बहुवचन जूहति। अंतिम ई को हटा दीजिए तो क्या रहेगा, जूहत, शत्रु प्रत्यंत रह गया, जूहत। अब इसके रूप चलाएंगे पुल्लिंग में तो बस भूभृत की तरह। कितनी सरल बात हो गई, समझ में आया। तो क्या समझे हम लोग अब आज के पाठ में, शत्रु प्रत्यय शानच प्रत्यय। शत्रु प्रत्यय किस अर्थ में, करता हुआ, जाता हुआ, इस अर्थ में शत्रु प्रत्यय होता है। शत्रु प्रत्यय किस प्रकार के धातु को होता है, परस्मैपदी धातु को होता है। कौन, शत्रु प्रत्यय, ठीक है। कभी विशेषण का रूप, कर्ता का विशेषण हो सकता है, कभी कर्म का भी विशेषण हो सकता है। और विशेष्य के अनुसार तीनों लिंगों में चलेगा शत्रु प्रत्ययांत रूप। समझ में आया। पुल्लिंग में भवत की तरह अथवा भूभृत की तरह। फिर इसका भी निर्णय कर दिया कि पुल्लिंग में किसके, कौन सा पुल्लिंग में चलेगा शत्रु प्रत्ययांत रूप। पुल्लिंग में भवत की तरह कौन सा चलेगा वो बात बता दिया। जहां पर लट प्रथम पुरुष बहुवचन में से ई और न को हटाया है तो बचा हुआ शत्रु प्रत्ययांत रूप भवत की तरह। और लट प्रथम पुरुष बहुवचन में से केवल अंतिम ई को हटाया तो जो बचा हुआ शत्रु प्रत्ययांत रूप है वो भूभृत की तरह। इतनी बात समझ में आई। तो थोड़ा पठन और भूभृत को एक बार चला लेते हैं। तो पहले पठन पुल्लिंग में चलाएंगे, फिर भूभृत को चलाते हैं। तो पठन, पठन्तौ, पठन्तः, पठन्तम, पठता, पठद्भ्याम, पठद्भिः, पठते, पठद्भ्याम, पठतः, पठद्भ्याम, पठतः, पठति, पठतोः, पठत्सु। हे पठन, हे पठन्तौ, हे पठन्तः। ठीक है। और भूभृत को भी चलाएंगे, दिया है पीछे वैसा। भूभृत, भूभृतौ, भूभृतः, भूभृतं, भूभृतौ, भूभृतः, भूभृता, भूभृद्भ्याम, भूभृद्भिः, भूभृते, भूभृद्भ्याम, भूभृद्भ्यः, भूभृतः, भूभृद्भ्यः, भूभृतः, भूभृतोः, भूभृताम्, भूभृति, भूभृतोः, भूभृत्सु। हे भूभृत, हे भूभृतौ, हे भूभृतः। ठीक है। बस इसका अभ्यास करके आइए, फिर आगे का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्